हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग स्नोमैन लॉजिस्टिक के एनालिसिस करेंगे। उसका हम लोग बिजनेस ओवरव्यू, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे और इन तीनों के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि स्मॉल कैप कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए या नहीं। सो ये वीडियो पूरा लर्निंग के लिए होने वाला है एंड ये बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। स्नोमैन लॉजिस्टिक इंडिया का सबसे बड़ा टेम्परेचर कंट्रोल्ड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है। ये फूड, एफएमसीजी एंड फार्मा सेक्टर में ऐसे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं और ये ऐसे प्रोडक्ट्स को क्वालिटी के साथ अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। स्नोमैन को जीसीसीए से स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ग्लोबली 14th रैंक मिला था। स्नोमैन अपने कस्टमर को थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक एंड फिफ्थ पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के अंडर में स्नोमैन प्रोडक्ट को स्टोर करना, उसको मैनेज करना एंड उसका ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करती है। लेकिन फिफ्थ पार्टी लॉजिस्टिक इनका एक एडवांस सर्विस है जिसके अंडर में स्नोमैन सप्लायर से लेके कस्टमर तक एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें कि इनका ट्रैकिंग सिस्टम एंड कंप्लायंस सिस्टम काम करता है। स्नोमैन के पास ऑल ओवर इंडिया में 50 से ज्यादा मल्टी टेम्परेचर वेयर हाउसेस हैं एंड 2 लाख से ज्यादा पैलेट्स हैं। ये सारे वेयर हाउसेस कोल्ड फ्रोजन टेम्परेचर के लिए सुटेबल हैं। इसके साथ साथ ही इनके पास 600 प्लस रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स हैं जो कि IoT बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ में आते हैं, जिससे स्नोमैन इंश्योर करता है कि उसके प्रोडक्ट की डिलीवरी टाइम से एंड सेफ तरीके से हुई है। अगर हम इनकी क्लाइंटेली देखें तो इनके पास लगभग हर सेक्टर से बड़े बड़े प्लेयर हैं। डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्ट से अमूल एंड मदर डेयरी हैं। इनके पास अमेजन जैसे बड़े क्लाइंट्स हैं, कोका कोला है, KFC है, बारबेक्यू नेशन है, ब्रिटानिया है, ITC है, जुबिलेंट फूड वर्क्स है, स्विगी, जोमेटो है और ऐसे ही और कई सारे क्लाइंट्स हैं। स्नोमैन अपने लॉजिस्टिक्स का रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है स्नोलिंक के थ्रू। ये एक IoT बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसकी हेल्प से स्नोमैन टेम्परेचर कंट्रोल डिलीवरी जैसे कि फूड एंड मेडिसिन, जिसको एक फिक्स टेम्परेचर में रखने की जरूरत होती है, ऐसे डिलीवरी को स्नोमैन स्नोलिंक के थ्रू सेफ एंड एफिशिएंटली डिलीवर करता है। स्नोमैन एक ERP सिस्टम का भी यूज करता है जिसके अंडर में वो एक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करता है जिससे अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे इन्वेंट्री, सेल्स, मैनेजमेंट, फिनांस को एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म पे मैनेज करता है, जिससे कि इससे बिजनेस की जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे मिलती है, जिससे सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से ट्रैक हो सकता है। स्नोमैन का टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 26 तक 1000 करोड़ के रेवेन्यू को टच करना। इसके साथ साथ ये टियर 2 एंड टियर 3 सिटी में एक्सपेंड करना चाहता है। ये लोग सीजनल डिमांड पे फोकस कर रहे हैं, जैसे कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, आइसक्रीम एंड सी फूड सेक्टर में हाई वॉल्यूम पीरियड को टारगेट करना है। इसके साथ साथ इनका अपने क्लाइंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन करके रखना है। 5 ईयर में लगभग 82% का रिटर्न दिया है एंड इसका करंट प्राइस 66.5 पे अभी चल रहा है। अगर इसका सेल्स एंड एक्सपेंस का हम लोग ग्राफ देखें सो 2021 तक ये दिख रहा है कि सेल्स एंड एक्सपेंस बिल्कुल फ्लैट था एंड उनके बीच में ज्यादा गैप भी नहीं शो हो रहा था। एक्चुअली 2019 के बाद से थोड़ा थोड़ा गैप इंक्रीज होकर आने लग गया। दैट मीन्स यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होकर आने लग गया होगा। उसके बाद से 2021 से सेल्स इंक्रीज होकर आने लग गया, लेकिन यहाँ पे उस हिसाब से एक्सपेंस भी इंक्रीज होकर आने लग गया। तो जैसा पहले था 2019-20 के आसपास, उस हिसाब से अभी भी वैसा ही गैप दोनों के बीच में दिख रहा है, लेकिन अभी हल्का हल्का 2024 के बाद से ये गैप इंक्रीज होकर आने लग गया है। दैट मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा होगा, लेकिन देखते हैं कि क्या एक्चुअल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 2020 से अर्निंग्स इंक्रीज होके आए 2023 तक, लेकिन उसके बाद से ये थोड़ा सा नीचे आ गया। अगर हम क्वार्टरली सेल्स देखें तो यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि सेल्स बढ़ के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उस हिसाब से एक्सपेंस भी बढ़ रहा है। तो जैसा 22 में गैप था वैसा अभी भी वैसा ही गैप शो हो रहा है। तो दैट मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है कि सेम है और नेट प्रॉफिट बढ़ के नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर हम इसका अर्निंग्स देखें तो ये बिल्कुल ही अपोजिट है। अर्निंग्स यहाँ पे हमको दिख रहा है कि बहुत ड्रेस्टिकली नीचे की तरफ गिर रहा है। तो इसका कारण हम लोग ढूंढते हैं। सेल्स एंड एक्सपेंस इंक्रीज होने के बावजूद भी अर्निंग पर शेयर इसका गिर क्यों रहा है। तो हम लोग आगे हैं स्क्रीनर में और यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स का देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सेल्स इंक्रीज होके आ रहा है, लेकिन उस हिसाब से एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहा है। तो हो सकता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना अच्छे से इंक्रीज ना हो रहा हो, लेकिन हमको अर्निंग्स दिख रहा था कि वो डाउन ही जा रहा है। तो वो किस वजह से है? तो यहाँ पे भी हमको सेम कहानी दिखती है। डेप्रिसिएशन इंक्रीज होके आ रहा है ईयर ऑन ईयर एंड इसका इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो डेफिनेटली ये जो दो फैक्टर हैं ये प्रॉफिट को इरोड कर रहे हैं
और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इंटरेस्ट इसका मार्च 24 में लगभग 24 करोड़ था। तो ऐसा शो हो रहा है कि ये कंपनी थोड़ा सा डेप्ट में भी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो इसके ऊपर लगभग 307 करोड़ का डेप्ट है। ईपीएस खराब होने की वजह से इसका पीई रेशियो भी काफी बढ़ा हुआ दिख रहा है हमको। तो फ्यूचर में इसको अपने अर्निंग्स बढ़ाने पड़ेंगे जिससे कि ये एक फेयर पी वैल्यू पे आ जाए। मेरे को स्नोमैन के अंदर कुछ गुड पॉइंट्स भी दिखे। यहाँ पे प्रमोटर्स हमको दिख रहे हैं कि मार्च 23 से लगातार हर एक क्वार्टर में अपने स्टेक्स बढ़ाते जा रहे हैं और ये काफी कम देखने को मिलता है कि प्रमोटर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने स्टेक्स बढ़ा रहे हैं। दैट मीन्स इनको काफी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ये कंपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में जाएगी। इसके साथ साथ अगर एफआई में देखें तो आपको एमआईटी जैसे प्रेस्टिजियस फंड हाउस भी दिखेंगे जो कि जून 22 से 1.29 से स्टेक्स बढ़ा के इन्होंने 1.68 किए हुए हैं अभी तक। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा दिख रहा है। अगर हम इनका कैश फ्लो देखें तो यहाँ पे हमको दिखता है कि कंपनी काफी इजीली अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट कर पा रही है जिससे कि इनका एफिशिएंसी पता लगता है। हमको लास्ट 2 ईयर से दिख रहा है कि कंपनी डिविडेंड्स भी दे रही है। मार्च 24 में इन्होंने लगभग 16 करोड़ का डिविडेंड दिया था और इसके हम नंबर ऑफ शेयर्स देखें तो वो भी 16.7 है। दैट मीन्स पर शेयर कंपनी ने 1 रुपए का डिविडेंड दिया था। 1 रुपए का डिविडेंड इतनी छोटी कंपनी के लिए एक बड़ी बात होती है और वो भी इस टाइम पे जब कंपनी प्रॉफिट अच्छे से जनरेट नहीं कर पा रही है। इससे हमको पता लगता है कि कंपनी का डिविडेंड देने वाला एटीट्यूड है। अगर फ्यूचर में उसको अच्छे प्रॉफिट होंगे तो वो डिविडेंड भी अच्छे दे सकती है। अगर सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स हम लोग मिला के देखें तो स्नोमैन का जो रेटिंग है वो 7.6 है। हालांकि ये 8 से नीचे है और 8 से नीचे वाली कंपनियों को मैं प्रीफर नहीं करता हूं, लेकिन ये एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए जिसका मार्केट वैल्यू लगभग 1100 करोड़ है उसके लिए ये फंडामेंटल रेटिंग आना अच्छी बात है। और हो सकता है फ्यूचर में जैसे ही कंपनी ग्रो करेगी, प्रॉफिट जनरेट करेगी, ये रेटिंग्स भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होगा और ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी भी बन सकती है। सो हम लोग आ गए हैं स्नोमैन के चार्ट के ऊपर और मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट को सेट कर रखा है। स्नोमैन की लिस्टिंग सितंबर 2014 में हुआ, वहां से ये अभी तक गिरते ही जा रहा था और यहाँ का इसने सपोर्ट लिया था। तो जब भी इसने ये पिंक लाइन को टच किया वहां पे हम लोग देखेंगे कि नीचे से सपोर्ट मिल रहा है एंड एक विक का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब भी प्राइस यहाँ पे टच कर रहा है यहाँ से सपोर्ट इसको मिल रहा है और यहाँ से थोड़ा सा हमको बाइंग दिख रही है और यहाँ पे हमको वॉल्यूम भी दिख रहा है। उसके बाद से फिर से प्राइस नीचे की तरफ आया और सेम लेवल का सपोर्ट लिया। जब प्राइस ये नीचे आ रहा था तो इसने इस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया। तो अभी तक हमको यहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं मिला है, अभी तक 2 ही स्विंग मिले हैं। तीसरा जब मिलेगा तब ये ट्रेंड लाइन कंफर्म हो जाएगा और ये मैंने एक टेंटेटिव ट्रेंड लाइन लगा रखा है। हो सकता है ये ट्रेंड लाइन हो लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस फिर से ऊपर गया, फिर इस लेवल पे आया और फिर इसने ब्रेकआउट का ट्राई किया और इस बार इसने ब्रेकआउट दे दिया था। ये ब्रेकआउट कैसा आया था? वॉल्यूम के साथ आया था। इसने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया और हमको यहाँ पे दिख रहा होगा इसने यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया था जिसका नेकलाइन ये था एंड ब्रेकआउट के बाद में फिर से रिट्रेसमेंट के लिए आया था नेकलाइन पे और उसके बाद से ये ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में जाने लग गया। इसने इस लेवल का एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, सेकंड टाइम ट्राई किया, फिर रिजेक्शन मिला, फिर थर्ड टाइम ट्राई किया, फिर से रिजेक्शन मिला। अगर हम ये 4 कैंडल देखें और इनके वॉल्यूम को कंपेयर करें तो यहाँ पे हमको दिखता है ये तीनों कैंडल का वॉल्यूम लगभग सेम आया था, लेकिन कैंडल अब देखेंगे तो ये बिल्कुल अलग अलग बनी है। जो ये वाली कैंडल है 22 जुलाई वाली, यहाँ पे दिखता है कि बायर्स थोड़े से डोमिनेट कर रहे हैं। देन यहाँ पे फिर से प्राइस ने टच किया रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पे हमको दिखता है कि यहाँ पे थोड़े से सेलर्स ऐड हुए हैं। और जब 23 सितंबर वाली कैंडल हम देखते हैं तो यहाँ पे हमको दिखता है कि इस वाली कैंडल से अच्छी खासी सेलिंग आई है। तो इस हिसाब से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है और यहां से प्राइस करेक्ट होके अभी इस लेवल पे आ रखा है और इसके साथ साथ हमको यहां पे एक सपोर्ट लेवल भी दिख रहा है। तो यहां से अब प्राइस किस तरीके से मूव कर सकता है, तो यहां से हमको 2 पॉसिबिलिटी दिखती है। फर्स्ट है हमको यहाँ पे अगर ये 2 पॉइंट को हम ज्वाइन करें तो एक टेंटेटिव ट्रेंड लाइन दिख रही है और हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है और यहाँ से सपोर्ट ले लेके प्राइस ऊपर की तरफ गया है। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में प्राइस यहाँ पे है और ये अभी तक कंफर्म ट्रेंड लाइन नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमको 2 ही पॉइंट मिले हैं एंड तीसरा पॉइंट अभी फॉर्म हो रहा है। सो सपोज करते हैं अगर ये ट्रेंड लाइन है तो हो सकता है फर्स्ट पॉसिबिलिटी में कि प्राइस इसको टच करके सेम इस तरीके से एक हैमर कैंडल बनाए, एक सपोर्ट ले और यहां से प्राइस सपोर्ट लेके ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बना के ऊपर की तरफ चले जाए
और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन के थ्रू हो सकता है एक सपोर्ट आ रहा है और यहाँ पे फिर एक ये ट्रायंगुलर पैटर्न बना सकता है और फिर इसका वॉल्यूम के साथ इस तरीके से ब्रेकआउट दे सकता है। हमको सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या दिख रहा है कि प्राइस हो सकता है कि ये सपोर्ट का और ये जो टेंटेटिव ट्रेंड लाइन है उस पे आके एक इस तरीके से सपोर्ट ले ले, यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन कर दे, तब फिर यहाँ से अप ट्रेंड में चले जाए। तो यहाँ पे अगर प्राइस सपोर्ट लेगा तो ये येलो लाइन भी एक कंफर्म ट्रेंड लाइन हो जाएगी और ये कि मेजर ट्रेंड लाइन होगी। तो फ्रेंड्स, होप करता हूँ कि आपको आज के वीडियो से काफी अच्छी लर्निंग मिली होगी। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी कर सकते हैं। आपको किसी और स्टॉक पे एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं कि आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। सो मैं हूँ सुमित ओझा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।